हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन पूरा आउट हो चुका है, उसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आपने जाके नहीं देखी तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना फॉर्म भरिएगा। और रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन के हिसाब से फॉर्म भरिएगा। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो अच्छे बोर्ड में फॉर्म भरिएगा, लो लेवल की तैयारी है तो मीडियम बोर्ड में फॉर्म आप भरिएगा। और ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम अब रिसेंटली स्टार्ट हो ही जाएंगे। जब फॉर्म भर गए तो फॉर्म पेपर जल्दी शुरू हो जाएंगे। उधर डीएफसीसीएल की वैकेंसी भी आ गई है, जिसमें एमटीएस आईटीआई वाली वैकेंसी है। तो दोनों कंबाइंड वैकेंसी की मैं तैयारी अभी करा रहा हूँ आपको। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे ग्रुप डी के मैंने प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन, जेके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखी वीडियो जाके तो प्ले से जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना की देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे का बहुत फेवरेट सवाल है और ग्रुप डी में बहुत बार पूछा था इस सवाल को। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? लास्ट टाइम ग्रुप डी में ये 3-4 सेटों में सवाल को पूछा गया था, इस बार भी आ सकता है। तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? और फ्रेंड, जो आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जीके के, ये ग्रुप डी में आए हुए सवाल हैं और डीएफसीसीआई में दोनों कंबाइंड क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड, मौर्य समाज जो था उसका प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति उसका संबंध था किससे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर लगाएंगे समुद्रगुप्त, ठीक है ना। अगला सवाल है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रेलवे में बहुत बार पूछा गया सवाल को, रिसेंटली टेक्नीशियन में पूछा गया था, एलपी में पूछा गया था सवाल को। तो किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो कौन है? अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? ये भी अच्छा सवाल है, रेलवे में पूछा गया सवाल। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए थे, वो लेकर कौन लेके आए थे? रामानंद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? ये रेलवे ग्रुप डी का थोड़ा कठिन सवाल था जो पिछले साल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था वो था अमरम, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था ये थी टोडरमल के हाथ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है, इसको शाहजहां ने बनवाया था और ये स्थित है यमुना नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानगी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल दीवान दी थी वो दी थी किसने? शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक से जरूर कीजिएगा। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, इससे आप ही का फायदा होगा। तो फ्रेंड लाइक से जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मेरे को मिलेगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो 1857 क्रांति में जो बिहार का नेतृत्व किया था वो क्या था, किसने? कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? रेलवे ग्रुप डी में कितने बार सवाल पूछा गया है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो था 1869 में, और सब जानते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती बनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। अगला सवाल है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, महावीर जैन और गौतम बुद्ध से रिलेटेड मैंने एक वीडियो सेपरेट अपलोड कर रखी है, उस वीडियो पूरा जरूर जाके देख लीजिएगा प्ले स्टोर जाके, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है रेलवे अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स, फायान जो आया था ये एक चाइनीज वो था, पिलग्रिम था, और ये आया था तुम्हारा कहाँ? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, अशोक का 13वां शिलालेख जो सबसे लंबा शिलालेख है किसकी जानकारी देता है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 13 शिलालेख से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम में। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसी में कलिंग वार के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और ये कलिंग वार हुआ कब था? 261 BC में। क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछा गया है रेलवे के अंदर, ठीक है ना। अगला सवाल है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जो सूर्य है, जो तारे हैं, इनमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन।
न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर ए। और नाभिक विखंडन के द्वारा क्या है, हम जो अपने बिजली बनाते हैं अपने देश में, अन्य देशों में बिजली बनाई जाती है, जैसे रावत भाटा में है, कुडनकुलम में है, कैगा में है, जो परमाणु संयंत्र हैं एनपीसीएल के, इनमें क्या होता है, इनमें नाभिक विखंडन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यूरेनियम पे किसी न्यूट्रॉनिक बमबारी की जाती है, इससे नाभिक जब टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अगला सवाल है, एल्किन का सामान्य सूत्र है, तो फ्रेंड्स एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n, ऑप्शन नंबर बी। और ये किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका एल्केन का। और ये किसका है, एल्कीन का। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये है आपका एल्काइन, ठीक है। तो ये तीनों आपको रखना है। CnH2n +2 लग जाए, +2 लगा देगा तो एल्केन बन जाएगा, -2 कर देगा तो एल्काइन हो जाएगा, और ये 2 वाला सिस्टम हटा देगा तो CnH2n खाली तो एल्कीन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और जो हाइड्रोकार्बन, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो हमारा ये होता है CnH2n +2 एल्केन। एल्केन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, और इनमें और इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, ये हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये सवाल रेलवे ग्रुप में पूछा गया है, केमिस्ट्री का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आपने नहीं देखी जाके जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके समझाया है मैंने आपको ये। अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से शरीर में कौन सी समस्या हो सकती है। तो विटामिन से रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, सबको पता है। और इसी कमी से और क्या बीमारी होती है, जनशक्ति का कम होना, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है ना। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो रेलवे इस टाइप के करंट अफेयर सवाल जरूर पूछता है अपने एग्जाम में, इस टाइप के सवाल ही इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के। तो इसका राइट आंसर है वो है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो ये भी आपको रखना है, ग्रुप डी में जो भी मंत्रालय होते हैं उनसे रिलेटेड मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर सब पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका राइट आंसर है वो है एस जयशंकर, सब जानते हैं। अगला सवाल है, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किस स्वर्ण पदक जीता। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है इसमें जीता था तुम्हारे साहू तुषार माने ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में उड़ान यात्री कैफे योजना को कहाँ लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन सवाल को पूछा गया है। तो उड़ान यात्री कैफे है, इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पर, बेंगलुरु में, सॉरी कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है ना, बी है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी। तो जो गीत गोविंद किताब है ये तो रेलवे के बहुत बार पूछा गया सवाल को, इसका राइट आंसर है जयदेव, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ये पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट इससे सवाल जरूर आएगा आपको ग्रुप डी में। तो खो खो 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे सलमान खान, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और खो खो का जो मैन और वोमेन कप है दोनों ही हमारे देश ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है, ये आपको याद रखना है। किसको हरा के, दोनों ने ही नेपाल को हराया है, ये अच्छी बात है। देखो पुरुष में अगर आपसे पूछेगा किसको हरा के हमने जीता तो नेपाल आप आंसर लगा देंगे, महिलाओं में आपसे पूछा तो किसको हरा के लगा तो नेपाल को हरा के हमने आंसर लगा। तो दोनों में नेपाल ही कॉमन रहेगा, जीतने वाला भी कॉमन है और हारने वाला भी कॉमन है, इसमें ये अच्छी बात है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सलमान खान, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है रेलवे के अंदर सवाल को, तो इसका राइट आंसर है 78। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, बहुत फेवरेट सवाल है रेलवे एसएससी का, बहुत फेवरेट सवाल है ये। इसका राइट आंसर है गुजरात, सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्टल लाइन है गुजरात की। लेकिन अगर विश्व में पूछेगा आपसे, विश्व वाला ही पूछा गया है, तो आप आंसर लाएंगे कनाडा। अगर उसने वर्ल्ड ज्योग्राफी सवाल पूछ लिया आपसे तो आंसर लगा देंगे कनाडा। सबसे बड़ी तटरेखा है कनाडा की, हमारे देश में सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। डायरेक्ट टैक्स हमारा नहीं, सब जानते हैं जीएसटी। जीएसटी हमारा क्या है, ये हम डायरेक्ट देते नहीं है, इनडायरेक्टली हम पे करते हैं इसको। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है सवाल को, ग्रुप डी में देखना 10-15 चैप्टर में सवाल को पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की। तो पंचायतों का जो अधिनियम था वो था 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए। और जो नगर पालिका होते हैं उनके लिए कौन सा था, उनका नाम था 74 नंबर का अमेंडमेंट, ठीक है ना। अगला सवाल है, और लास्ट सवाल इस वीडियो का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा गया है ग्रुप डी में। तो सागर माथा को
माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है नेपाल में, ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना।